हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ड्रीम। आज की वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा पढ़ेंगे, जिसका हम लोग व्हाट इज़ कोल्ड वॉर टॉपिक कवर करेंगे। इसका एक फर्स्ट पार्ट भी बन चुका है, जिसमें मैंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ाया है। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक डाल दूँगा, उसको जाके देखें। व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ था? 1945 में। और कब स्टार्ट हुआ था? 1939 से 1945 तक। इसमें 2 पावर ब्लॉक्स थे। पहला था अलाइड और दूसरा था एक्सिस। अलाइड में कुछ मेजर कंट्रीज़ थी जिनका नाम था यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, और एक्सिस में जर्मनी था, इटली था एंड जापान था। और इसमें जीता कौन था? अलाइड ऑफ कोर्स जीत जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े ये कंट्रीज़ हैं और ये इतने छोटे छोटे हैं। छुटका हमेशा हारते ही हैं। डिफीट। अब इसमें कहा जाता है कि एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर was beginning of कोल्ड वॉर। उसमें हुआ ये था कि यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया था हिरोशिमा नागासाकी, जो कि जापान में है। US dropped bombs on Hiroshima and Nagasaki। और इसमें हुआ था कि जापान मतलब कि सरेंडर कर नहीं वाला था। इट मीन्स कर भी दिया था, कुछ लोग कहते हैं कर भी दिया था। तब भी अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए यूएस ने बॉम्ब गिराया था। जापान सरेंडर कर दिया। और जब लोग कहते हैं कि जब जापान खुद मतलब कि हार मान चुका था, सरेंडर कर चुका था, तब भी तुमने क्यों बॉम्ब गिराया, यूएस से लोग पूछते हैं। तो अब यूएस क्या कहता है अपने सपोर्ट में कि बॉम्बिंग वॉज नेसेसरी टू एंड वॉर क्विकली। मतलब क्या है, जब वो हारने वाला है तो अब कोई मतलब नहीं है। तब भी उसने कहा था। क्विकली। इसमें हुआ इतना ही था। फिर उसके बाद एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर
दो पावर ब्लॉक्स में बट गया। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब कि ख़त्म हुआ तो जितना पूरा वर्ल्ड था वो दो राइवलरीज में कन्वर्ट होगा, टू पावर ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो गया। सो फर्स्ट था यूएसए एंड दूसरा था यूएसएसआर। एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, टू पावर ब्लॉक्स में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया। टू पावर ब्लॉक्स, पहला यूएसए था एंड दूसरा यूएसए एंड सेकेंड वन वाज यूएसएसआर। और दोनों एक, अब यूएस एंड यूएसएसआर दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे। सो हो ये रहा था कि अब दोनों इतने ज़्यादा, मतलब कि दोनों के पास सबसे ज़्यादा दिक्कत ये थी कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और दोनों कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन थे। सो टू राइवल्स पावर्स possessed न्यूक्लियर वेपन और दोनों इतना कैपेबल थे डिस्ट्रक्शन के कि फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाएगा। कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो अब मूवी में नए कैरेक्टर का नाम आता है, उसका नाम है लॉजिक ऑफ डिटरेंस। लॉजिक ऑफ डिटरेंस। सो इसमें लॉजिक ऑफ डिटरेंस का मतलब क्या होता है? एक सिंपल लाइन में इसका मतलब रिफ्यूज टू फाइट, मतलब कि इसका यही है और इसका मैं डेफिनेशन भी लिखूँगा। सो लॉजिक ऑफ डिटरेंस का मीनिंग है रिफ्यूज टू फाइट। अब दिक्कत ये थी कि दोनों के पास इतने पावर थे तो वो दोनों चाहते थे कि ना मैं यूएस से लड़ूं और यूएसए वाले सोचते थे कि ना मैं यूएसएसआर से लड़ूं। अगर लड़ाई होते तो बहुत भयंकर तकरार होगी और दोनों का ही नुकसान होगा, क्योंकि वॉर में किसी का भला नहीं होता। सो उसके बाद लॉजिक ऑफ डिटरेंस का मीनिंग मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, according to logic of deterrence, both sides decided to avoid war। क्यों वॉर अवॉइड करना चाहते थे? कीपिंग द डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन afford in mind, thus the rivalry between great power remained cold। So
जिससे कि वॉर बहुत बड़ा ना हो जाए और सब कुछ ठंडा ही रहे। इसीलिए ये लोगों ने लॉजिक और डिटरेंस मतलब कि लाया, जिससे कि वॉर ना हो। और क्योंकि इन्होंने पहले ही देख चुका था जापान का हाल, क्योंकि आज भी वो लोग दिक्कत में रहते हैं हमेशा से, तो उन लोग को पता था कि अगर हम लोग किसी एक पे भी बॉम्ब गिराते हैं तो दूसरा वाला भी गिराएगा, तो दोनों का नुकसान होगा। सो इसीलिए उन दोनों ने ये इंश्योर किया कि हमें ह्यूमन सर्वाइवल को बढ़ाना है, दिक्कत नहीं करना है। सो एक का इरेशनल बिहेवियर दूसरे को भी दिक्कत करेगा। सो इसी वजह से, और पूरे वर्ल्ड को इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि वही दोनों सबसे बड़े सुपर पावर थे। सो अब आता है, पूरा वर्ल्ड जो था वो 2 पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था। पूरा वर्ल्ड, नया टॉपिक है ये। द 2 पावर ब्लॉक्स। सो इसमें 2 पावर ब्लॉक्स में हुआ ये था कि पूरा वर्ल्ड जो था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलाइंसेस में डिवाइड हो गया था। सो इसमें हो ये रहा था कि जो जितना भी वर्ल्ड था, अब ये लोगों ने क्या किया, जो दोनों सुपर पावर्स ने छोटे छोटे जो कंट्रीज़ थे, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, उनको अपने मिलाने लगे ये लोग। अब छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, कंट्रीज़ थे, उनका क्या फ़ायदा था इतने बड़े मतलब कंट्रीज़ के साथ मिलने के बाद, ये भी हम लोग आगे जानेंगे। तो वो लोग क्या कह रहे थे, अपने टेरिटरी को, अपने स्फेयर को एक्सपेंड करते जा रहे थे। सो कीपिंग ऑन स्पेंड देयर स्फेयर, और formed alliances with smaller states। अब अलाइंसेस का मतलब क्या होता है? अलाइंसेस का मतलब क्या होता है, एक बंदा दूसरे बंदे का मदद करता है किसी न किसी पर्पस के लिए। सो अब स्मॉल स्टेट्स के भी इसमें बहुत सारे फ़ायदे थे। जो पूरा वर्ल्ड था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो जो स्मॉल स्टेट्स थे ज्वाइंट फॉर देयर ओन पर्पस, वो लोग अपने फ़ायदे के लिए बड़े कंट्री से मतलब कि हाथ मिला रहे थे, फॉर देयर ओन पर्पस। और उस पर्पस में क्या क्या आता था, जो बिग कंट्रीज़ थी वो स्मॉल कंट्रीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी, वेपन्स और इकोनॉमिक एड। अब यही मेनली थिंग्स हैं जो कि एक छोटे कंट्री को बड़े कंट्री से चाहिए, और क्या चाहिए। सो हुआ ये कि जो यूरोप था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और सबसे पहले जो डिवीज़न था वो यूरोप का ही हुआ था। तो डिवीज़न फर्स्ट हैपेंड यूरोप। सो ई यू आर
ओ पी ई। सो हुआ ये था कि जो यूरोप था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। सो जो वेस्टर्न साइड था, वेस्टर्न यूरोप था, वो यूएसए के सपोर्ट में था। और जो ईस्टर्न यूरोप था वो यूएसएसआर के सपोर्ट में था। सो जो जो पार्ट वेस्टर्न यूरोप था वहाँ पे यूएसए के सपोर्ट से वो बन गया वेस्टर्न अलायंस और उसने फॉर्मेशन किया नाटो का। वेस्टर्न अलायंस, और उसने फॉर्मेशन किया नाटो का। नाटो। और जो ईस्टर्न यूरोप था वो ईस्टर्न अलायंस बना। अलायंस बना जो कि वॉर्सो पैक्ट बनाया। और नाटो का फॉर्मेशन 1949 में हुआ था और उसका देखा देखी ईस्टर्न अलायंस बनाया गया था, जो कि मतलब कि बहुत सारे साल लग गए थे उसको बनने में। वो 1949 में बना था। तो अब जान लेते हैं नाटो में क्या आता है और वॉर्सो पैक्ट में क्या आता है। ये एग्ज़ाम्स में भी आएंगे। सो नाटो, नाटो मीन्स फुल फॉर्म है नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, लाइक इसमें 12 स्टेट्स थे। दूसरा, अगर 12 स्टेट्स में से अगर किसी एक पे कोई कंट्री अटैक करती है तो उसको पूरे 12 स्टेट्स पे अटैक माना जाएगा। सो इन लोग का ये था आर्म्ड अटैक on anyone of them in Europe or North America is attack on all of them। और उन लोगों को हेल्प सबकी करनी ही करनी है, जो लोग नाटो में जितने भी लोग आए हुए हैं। इट मीन्स कि जितने भी 12 स्टेट्स थे, अगर उनमें से किसी एक कोई कुछ प्रॉब्लम होती है तो सारे लोग को प्रॉब्लम होगी और उस प्रॉब्लम का समाधान पूरे 12 स्टेट्स मिल के करेंगे। अगर इंडिया पे पाकिस्तान अटैक करता है और इसमें 12 स्टेट सारे 12 कंट्रीज मिले हुए हैं तो उस पाकिस्तान को मारेगा बांग्लादेश भी, चाइना भी, अगर ये लोग भी उन 12 स्टेट्स में और हमारा इंडिया भी अगर 12 स्टेट में है तो। सो अब वॉर्सो पैक्ट समझते हैं। वॉर्सो पैक्ट 1955। सो ये लेट डाउन बाय द सोवियत यूनियन।
सोवियत यूनियन द्वारा इसको बनाया गया था और इसका और कुछ काम नहीं था, इसका बस एक ही काम था, नाटो के जितने फंक्शंस एंड ऑर्डर हैं उनको अपोज करना। तो इसका मेन फंक्शन यही था, was to counter NATO force in Europe। सो बस आज के वीडियो में इतना ही। आगे लास्ट एक और पार्ट बनेगा इस वीडियो का जिसमें पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सो thank you and have a nice day. Please share, comment and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.